लाइव। धामपुर की जनता हमारे बीच में है और थोड़ी देर में वो नेता भी हमारे बीच में होंगे जिनसे पूछेंगे, आपसे जुड़े हुए सवाल उठाएंगे, आपके मुद्दे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर पहले चरण में जो सियासी लड़ाई है वो बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है, या ये कह लीजिए बहुत तीखी होती जा रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है कि माफियाओं की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक कदम और आगे बढ़ गए और उन्होंने सीधे तौर पर आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का नाम लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा और कहा कि सपा गुंडों की पार्टी है। तो दूसरी तरफ जयंत चौधरी से अलग होने के बाद अखिलेश यादव की टीस सामने आई और उन्होंने इशारों में इसे लेकर तंज भी कसा। कुल मिलाकर जो पहले चरण का युद्ध है चुनावी मैदान का, उसमें कहीं ना कहीं पसोपेश में फंसा हुआ विपक्ष और इसकी ये चुनावी लड़ाई काफी मुश्किल डगर नजर आती है। तो कुल मिलाकर सवाल यही है कि 24 का वचन क्या बाजी पलट देगा माफिया पर एक्शन? धामपुर से इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। माफिया पर चुनावी क्लेश, केशव वर्सेस अखिलेश। अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम खां, अतीक अहमद और मुख्तार, यद्यपि 2 चले गए हैं, अब इस धरा में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की यारी करने के कारण सपा सफा हो गई। शाह का पश्चिम संदेश, भयमुक्त उत्तर प्रदेश। शर्मा जी के विजय जुलूस में मैं जरूर आऊंगा, आप उनको भारी बहुमत से जिताइए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। आप सभी को नमस्कार। फिर से एक बार आप सभी की करबद्ध क्षमा प्रार्थना कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। योगी का प्रहार, दंगाई माफिया पर आर पार। प्रयागराज का माफिया जबरदस्ती एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के आरोप में किस तरीके का व्यवहार करता था, और बहनों और भाइयों, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमने गरीबों के लिए मकान बना दिए वहां। 24 का वचन, बाजी पलट देगा माफिया पर एक्शन। जो लोग हमारे साथ रुपया बन गए थे वो घोड़े की 2.5 चाल से किधर गिरे जाकर के किसी को नहीं पता। जिनके साथ हम थे वो हमें बेगम दे रहे थे और राजा मारना चाह रहे थे। बताओ, और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सभी मेहमानों का। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में महेंद्र धनोरिया जी हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में जावेद अख्तर साहब है। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए सभी के लिए। नजाकत अली साहब कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आजाद समाज पार्टी से विवेक सेन जी हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और साथ ही साथ बसपा नेता भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं जो पार्टी की राय रखेंगे। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत भी। और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार आलोक शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं। वो पैनल में भले ही आपको नजर ना आए, लेकिन जनता के बीच से है। पत्रकार भी जनता की आवाज होते हैं, वहीं उनसे चर्चा करेंगे, पूछेंगे सवाल। लेकिन शुरुआत सबसे पहले करते हैं समाजवादी पार्टी से। आप बीते 2-3 दिनों से तमाम पॉलिटिकल भाषण उठा करके देखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बार बार माफियाओं पर एक्शन की बात दोहरा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो ये तक कह दिया सपाई गुंडों की पार्टी है। वो आजम खान का नाम लेते, अतीक अहमद का नाम लेते, मुख्तार अंसारी का नाम लेते। पश्चिम का जो रण है वो माफिया पर एक्शन पर आकर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। मैम, माफिया क्या होता है? माफिया होते हैं जिसपे ज्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं। इतिहास उठा के देख लिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पे 47 के समथिंग मुकदमे हैं, और ये हमारे उप मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं इनमें कुछ लगभग 40 के आसपास। आप मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की तुलना सूबे के यही अपराधी होता है। आप माफियाओं से तुलना कर रहे हैं मुख्यमंत्री की, एक चुनी हुई सरकार की। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो जिसपे मुकदमे दर्ज होते हैं वही अपराधी होता है। अच्छा, जिसपे मुकदमे दर्ज हो गए वो माफिया बन गया? जिस पे मुकदमे दर्ज हो गए वो माफिया नहीं बना। माफिया वो बनता है जो जेल के अंदर रहने के बाद फिरौती वसूल करता है, अपहरण कराता है, और यही अतीक अहमद का रिकॉर्ड है।
यही मुख्तार का रिकॉर्ड है। चलिए कुल मिलाकर ये मुद्दा जनता को कितना छूता है, इसके लिए जनता के बीच में हम चलेंगे, लेकिन एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी राय रखें। हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रतिनिधि हैं। ये बताइए, आप समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस बना करके लड़ रहे हैं। पिछली बार जयंत चौधरी भी आप लोगों के साथ थे, वो अलग हो चुके हैं। आज अखिलेश यादव ने इशारों में अपनी टीस जाहिर की, तो पश्चिम की लड़ाई मुश्किल हो रही है। देखिए, पश्चिम की लड़ाई मुश्किल नहीं है। ये तो किसान, नौजवान और मजदूर सिर्फ भाजपा से छुटकारा पाता है, क्योंकि इन विकास देश का काम किया और बहनों के साथ इज्जत गई है। आपने देखा नहीं है मणिपुर के अंदर, आपने बीए है, वहाँ हमारे बहनों की इज्जत रहती है कि पश्चिम में क्या हवा चल रही है। और जिसकी आप बात कर रही ना, इशारों में जो चमन्नी की बात कर रहे, अरे वो रुपया बनाकर समाजवादी ने भेजा था, वो खोटा सिक्का होकर उनका। भाषा की मर्यादा और सीमा को नहीं लांगा जाना चाहिए, वरना ये सिलसिला रुकेगा नहीं। राजनीति में शुचिता का ध्यान रखा जाना चाहिए। आप बताइए, इस वक्त हम धामपुर में ये डिबेट कर रहे हैं और यहाँ के जातिगत या धार्मिक समीकरण को उठाकर हम देखें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में दलित वोटर्स हैं, बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और बसपा का खेल बिगाड़ने आए हैं। पार्टी का किसी का हम लोग खेल नहीं बिगाड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ जनता के बीच में है, नगीना लोकसभा में है, ये चौथा चुनाव हो रहा है। यहाँ पर जनता ने सबसे पहले समाजवादी को मौका दिया, उसके बाद भाजपा को मौका दिया, उसके बाद बसपा को मौका दिया। तीनों लोग जब फेल हो गए तो जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर यहाँ की जनता नए प्रत्याशी को देखने के लिए मजबूर है और भाई चंद्रशेखर आजाद उस चेहरे के रूप में सबसे प्रमुख है। और नगीना लोकसभा की इस सबका टेस्ट तो आपने विधानसभा चुनावों के दौरान भी किया होगा जी। बिल्कुल, अगर नया चेहरा, नया पार्टी विद डिफरेंस, और भी एक ऐसी पार्टी बनी थी देश में, ये सब कहकर। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन समय समय की बात होती है। पिछली बार जो जिस पार्टी से हमारी बात चली थी, इस बार भी जो आज भाई चंद्रशेखर आजाद को ये कहते हैं कि हमने तमाम सारे लोगों को मौका दिया, आगे बढ़ के उन्होंने हमें धोखा दे दिया। अभी आपने देखा होगा खतौली में, जब हमने जिस सीट पे बीजेपी ने कभी भी किसी और को मौका नहीं दिया, जब जो अखिलेश जी हैं, जयंत जी हैं, उन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद जी से मदद मांगी तो हमने वो सीट जीत कर दी जो भाजपा गढ़ कहा जाता था। इसलिए जनता बदलाव चाहती है, नया चेहरा उभर के सामने आने वाला है। चंद्रशेखर आजाद यहाँ से जीतने इस बदलाव से जुड़े हुए और भी कई सवाल आपके पास आएंगे। अब बसपा का रुख कर लेते हैं। बसपा हमेशा कहती है कि हम अपने दम पर चुनावी मैदान में, लेकिन आरोप तो यही लगता है कि आप आते हैं, कुछ दलित ले जाते हैं, कुछ मुस्लिम ले जाते हैं, कुछ ओबीसी ले जाते हैं। कुल मिलाकर विपक्षी गठबंधन को नुकसान हो जाता है और फायदा एनडीए को हो जाता है। ऐसा कोई नंबर नहीं करिए, रिकॉर्ड गूगल करिए मेरे सामने, बोलिए अपने किसी समर्थक को कि वो मुझे दिखाए। चुनावी भाषण नहीं, मुझे डेटा दिखाइए, आप डेटा दिखाइए, आप तथ्य बोलिए। 111 रैंक भुखमरी में भारत की, 111 रैंक है भारत की। और IMF ने कहा है और इनकम टैक्स 3 गुना बढ़ा है, उद्योगपतियों का माफ किया गया है। और पिछले फाइनेंस ईयर में 2 लाख करोड़ रुपए क्या नाम है, पिछले फाइनेंस में उद्योगपतियों को माफ किया गया है। नहीं है तो गरीब के लिए नहीं है, किसान के लिए, मजदूर के लिए। किसानों का 2000 करोड़ से ऊपर जो क्या नाम है पैसा बकाया है। और 14 दिन का पैसा, गन्ना पेमेंट बकाया पैसा, 14 दिन कौन सा पैसा? आप गन्ना पेमेंट की बात कर रहे हैं, स्पेसिफाई करिए। चलिए जनता के बीच में चलते हैं, 1 सेकंड में लौटूंगी। आपने जो मुद्दे उठाए, आप कह रहे हैं महिलाओं को कुछ नहीं मिला, किसानों को कुछ नहीं मिला, सब कुछ बकाया। हाथ उठाइए जनता, हाथ उठाइए, कितना बकाया है, किस किस को गन्ना का पेमेंट नहीं मिला है। सरकार क्योंकि दावे कर रही है कि रिकॉर्ड पेमेंट हुए। एक सेकंड, पार्टी का समर्थक नहीं, हाँ इधर आइए, आप इधर आइए, कैमरे पर देखकर बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा उमेश चौहान नाम है। आप बीजेपी से ऑफिशियल? मैं बीजेपी से हूँ। सभी किसानों को पूरा पेमेंट मिला है, सभी को पूरा पेमेंट मिला है, सभी को मिला है पूरा पेमेंट, सबको मिला है पेमेंट। अच्छा, सारी योजनाएं मिली है मोदी जी की। झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं, सभी को मिला है। चलिए कुछ आम लोगों के बीच में चलते हैं। आम लोगों के बीच में एक महिला हमारे बीच में है। ये बताइए, आप सबकी बातें सुन रही थी, सबके दावे सुन रही थी। यहाँ ज्यादातर वही लोग हैं जिन्होंने कभी न कभी सरकार चलाई है, जिनके सहयोग से सरकारें बनी हैं। मुझे बताइए, क्या कोई काम नहीं हुआ? क्या कोई क्राइम कंट्रोल नहीं है? उत्तर प्रदेश क्या क्राइम में नंबर 1 है? जय भीम साथियों, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, जैसे कि अभी सवाल जवाब हो रहे थे, क्राइम को आप कंट्रोल करने के लिए कह रही हैं, काफी क्राइम हो रहा है। अभी नागल सोती में एक महिला नंगन पड़ी हुई है, गर्दन काटी हुई है, आज ही अखबार में आया, तो कहाँ रुका? और महिलाओं के लिए क्या स्पेशल कर दिया इन्होंने? मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहती हूँ और हाथरस की घटना के बारे में पूछना चाहती हूँ। मणिपुर में निर्वस्त्र हुई महिलाओं के लिए 2 शब्द हमारे मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, उसके संबंध में मैं पूछना चाहती हूँ। और कोई कुछ कहना चाहता है? महिलाओं से लेते हैं जवाब।
आप क्या बताना? नहीं नहीं, नारों से काम नहीं चलेगा, नारों से काम नहीं चलेगा। बात क्या रखना चाहते हैं, तथ्य क्या रखना चाहते हैं? हाथ उठाइए आप। मैं सोनिका अग्रवाल बोल रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी से, महिला मोर्चा से। हमारे योगी जी ने ऐसी योजनाएं लाई हैं, आज हम सीना तान के चल रहे हैं। पहले हम डरते थे सड़क पे नहीं। बैठिए, हाइपर नहीं होना है। आइए सर। हाँ हेलो, किसानों की बात आप कह रहे थे, आप इधर कैमरे के सामने आइए। अपने 15 बीघे मेरे पास जमीन है, पूरा भुगतान मिल ने कर दिया है और जनधन योजना आ रही जिसमें यहाँ तो अभी कहा गया कि 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों का बकाया है। ये कौन कह रहा है? नहीं, ये जो विपक्षी पार्टी वो कह रही है, ये विपक्ष पार्टी कह रही है और कुछ नहीं है, ये विपक्ष पार्टी कह रही है। ठीक है, चलिए 1 सेकंड, आप लोग नारे लगाना चाहिए। इधर से कोई कुछ कहना चाहते हैं, आप आगे आ जाइए, कैमरे के सामने आ जाइए। आप आइए, कैमरे के सामने आइए जल्दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश्वर सिंह है। हाँ। और मैं जनता से हूँ। मैं बीजेपी सरकार की, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये मालूम करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख शिक्षा प्रेरकों के साथ देश में 5 लाख शिक्षा प्रेरक थे, जिनका उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर 2018 से 662 करोड़ 41 करोड़ रुपया मानदेय का बकाया है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने 5 लाख शिक्षा प्रेरक परिवार की नौकरी छीनने का काम किया है। ठीक है, आप बैठिए। और पीछे से कोई कुछ बोलना चाहता है? कहीं कोई हाथ उठा रहा है? आइए, आप आगे आइए। आप ऑफिशियली समाजवादी पार्टी से हैं, आपने ये गमछा पहना हुआ है। आइए। गठबंधन आपका लड़ता था और कहते थे कि असंभव सीट भी हम निकाल लेते हैं, पर अब समीकरण बदल गए। जयंत चौधरी की बात मत करिए, जनगणना क्यों नहीं करा रही बीजेपी? और जनगणना ऊपर करिए थोड़ा सा। अरे आप मेरे पे छोड़ दीजिए। जयंत चौधरी की यहाँ से बात कहा गई, आप मोदी की बात चल रही है तो मोदी की बात करें, जातिगत जनगणना कराए, जातिगत जनगणना चाहिए हमें, जातिगत जनगणना, भ्रष्टाचार मिटाओ और ये मोदी जो ढोंगी है इसको देश से भगाओ, वरना देश बेच लिया, सारा पैसा लेकर चले गए, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। और कोई कुछ बात रखना चाहता है? आइए आप जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र गोयल है, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा से। हाँ। ये जो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, दुनिया भर की योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। आयुष्मान योजना के तहत 5-5 लाख रुपए का सबको बीमा दिया गया है। आवासीय योजना के तहत 2.5 लाख रुपए के द्वारा गरीबों के घर बनाए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत घर घर सिलेंडर पहुंचाए गए हैं। आप ये देखिए कौन सी योजना, कोविड चला, कोविड के अंदर हिंदुस्तान में पहले क्या होता था कि पहले बीमारी चली जाती थी तब दवाई, इस बार बीमारी के साथ साथ दवाई आई। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने, सरकार ने अपने यहाँ को तो लोगों को दवाई लगाई, लेकिन विदेशों में भी दवाई पहुंचाई। आज ये बात कर रहे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से काम करती है। ठीक है, चलिए चर्चा में वापस लौटते हैं और एक कमेंट वरिष्ठ पत्रकार से लेते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सर, आप आगे आ जाइए, आपसे बातचीत होगी। वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में है, आप यहाँ की राजनीति को समझते हैं, यहाँ के ग्राउंड को आप कवर करते हैं, यहाँ की जनता का मिजाज समीकरण पर आपकी नजर रहती है। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो 2024 की जंग है, ये माफियाओं के विरुद्ध एक्शन एक वचन के तौर पे वर्सेस विपक्ष का संघर्ष, क्या इस पर सिमट कर आ गई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अब की बार जो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब से योगी सरकार यूपी में आई है तो माफिया राज पे कंट्रोल लगा है। पहले जितने माफिया थे उगाई करते थे, अपहरण करते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं महिलाएं भी सुरक्षित हैं। बात करें अगर विकास की, तो विकास भी हो रहा है। देखिए, राजनीतिक चश्मा है, विरोधियों को वो दिखाई नहीं देता और आम जनता को दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि योगी और मोदी डे बाय डे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज देश से विपक्ष खत्म हो गया है, उसको एकजुट होना पड़ रहा है लड़ने के लिए, अकेले मोदी के लिए। तो कहीं ना कहीं विकास तो हुआ है और कंट्रोल भी हुआ है, क्राइम पे कंट्रोल हुआ है, नो डाउट, ये बात सही है। मैं फिर लौटूंगी सर आपके पास। एनडीए को हराने के लिए विपक्ष ने जो गठबंधन बनाया, INDIA, धीरे धीरे करके बिखरता रहा और केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी रह गए हैं। लगभग सभी लोग अपने अपने रास्ते चल पड़े। तो एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ बिखरा बिखरा कंफ्यूज विपक्ष। हिंदुस्तान के अंदर जो भाजपा सरकार की तानाशाही चल रही है, उससे विपक्ष बिखरा तो है, मगर इस बार जो सेकुलर दल है वे हिम्मत के साथ खड़े हैं। वो तो 2019 में भी खड़े थे, तब भी एक महागठबंधन बनाया गया था, मंच से तस्वीर आई थी, लेकिन नतीजा सबके सामने। महागठबंधन जरूरी है, मगर भाजपा का जो इंडिया गठबंधन है उससे एक छोटा गठबंधन है हमारा, क्योंकि उसमें 47 पार्टी जुड़ी हुई है। लेकिन एक साथ है, एकजुट है। आपके यहाँ तो यही तय नहीं है कि चेहरा कौन होगा? नहीं, हमारे यहाँ चेहरा हमारे यहाँ
सांसद तय करेंगे, हमारा सीट नेतृत्व तय करेगा, जनता तय करेगी कि हमारा नेतृत्व। आप कुछ भी कहें, सीट शेयरिंग पर जब आपकी सहमति नहीं बन बंगाल में पार्टी, आपका क्या कहना है? आप जनता को कैसे आश्वस्त करें, क्योंकि जनता कंफ्यूजन पसंद नहीं करती। प्रधानमंत्री होगा, कितनी सीटें किसकी? देखिए, कांग्रेस ने कभी चेहरे को आगे करके वोट नहीं मांगा है। मनमोहन जी को बनाया था, चेहरा आगे नहीं किया था, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, एक के नहीं होते। वो एक पार्टी का चिंबल लगाकर पार्टी का प्रचार करते हैं। जब देश में राज्यपाल हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो या एमएलए हो, वो पूरे देश का होता है। इनके पास तो चेहरा ही नहीं है। मोदी जी तानाशाही से राजनीति करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए जो आप क्यों कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ऐसे क्यों? एक सेकंड जावेद साहब, आप ये देखिए, धामपुर में खड़े होके एक चैनल की डिबेट में एक मंच पर आप साफगोई से अपनी बात कह पा रहे हैं और कह रहे हैं इस देश में लोकतंत्र नहीं है। आपको किसी ने रोका? आपको वहाँ पुलिस भी है, क्या कोई आपको पकड़ के ले गया? ये लोकतंत्र नहीं है तो क्या है? सुनिए, लोकतंत्र तो एक मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया, इनकी सरकार में जो चला जाता वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता। आपने डिबेट क्यों नहीं की चंदा चोरी की? आपने डिबेट क्यों नहीं की 370 की बात करते? आपने डिबेट क्यों नहीं की? मेरे नौजवानों की 50 लाख भर्ती पुलिस की निकली, इन्होंने कैंसिल करा दी और उस पर पर्चा लीक करा दिया। क्यों नहीं बुलडोजर उस पर चलाया? अगर वो मोहम्मद अहमद होता तो बुलडोजर चलाते। आप मुख्तार की बात करते हैं, आप अतीक की बात करते हैं, इन बातों से क्या मतलब? अरे इस देश का विकास होगा। अच्छा, नाम मुख्तार है, नाम आजम है, नाम अतीक है, तो इन बातों से क्या मतलब? नकल के पर्चे लीक हुए, बिल्कुल गलत हुआ, एक्शन होना चाहिए। वहां फौरन बुलडोजर लेकर चढ़ गए। मुख्तार अतीक की बात को आकर आप यहाँ पर सॉफ्ट पड़ गए। ये आपका भी तो सेलेक्टिविज्म है। आप भी तो नहीं होती है। राजा भैया पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उदय भान पर क्यों नहीं होती है? अशोक चंदेल क्यों नहीं होती है? महीने मेरी बेटी जंतर मंतर बैठी रही, ब्रजभूषण के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई? चलिए, बीजेपी से इसका जवाब लेते हैं। यहाँ सेलेक्टिव राजनीति और सेलेक्टिव कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं, चाहे बात भ्रष्टाचार की हो, माफियागिरी की हो। यहाँ पर घूम फिर भ्रष्टाचारी आपके भ्रष्टाचारी। देखिए, ऐसा है, अभी मेरे कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि वो बोलने से पहले सोचा के अंदर तो गांधी परिवार के बाद दूसरा चेहरा ही नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ हर रोज नया चेहरा एक ही परिवार का नहीं बनता है। दूसरी बात, इन्होंने बड़े प्यार से कह दिया कि गुंडागर्दी हो रही है, माफिया गर्दी हो रही है। ये शासन में तंदूर कांड इन्हीं के यहाँ हुआ था भैया, हमारे यहाँ नहीं हुआ था। ये बात भूल रहे हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं। मैं अभी इंतजार कर रही हूँ। एनसीआरबी में आप कह रहे हैं क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1, वो डाटा निकाल लीजिए। मैं भूलूंगी नहीं, शो के अंत में भी ये सवाल पूछ के जाऊंगी। आप ये खड़े रहे तो मुझे डाटा दिखाइएगा। अब आप ये बताइए, आप बड़ी साफगोई से मेरा सवाल टाल गए। आप चुनावी मैदान में हैं, आप कह रहे हैं कि सबने धोखा दिया है, हम अपनी राजनीति लेकर के आए हैं। तो आपका वोट बैंक कौन है? और जो है उस पर तो बसपा भी क्लेम करती है, उस पर तो समाजवादी पार्टी भी क्लेम करती है। आप सब आपस में ही बांट लेंगे तो ऐसे जीत जाएंगे? वोट जो है किसी का बंधा हुआ नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप बसपा से पूछिए, आप इस बात से सहमत हैं? वो तो कहते हैं कि हम कहीं भी रहे 18% दलित वोट हमारा है। वोट जो है काम पर आता है। काम बात कर रहे हैं। अभी आप भ्रष्टाचार बात कर रही थी। अभी उच्च शिक्षा में 35% से 65% बेरोजगारी हो गई है। और IIT IIM के अंदर 18% प्लेसमेंट मात्र, जहां 150% प्लेसमेंट हुआ करता था, मात्र 18% प्लेसमेंट IIT IIM के अंदर। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? सोचेगा क्राइम बात कर रही है। आप IIT IIM की बात कर रहे हैं ना, IIT IIM को हायर करने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो बाहरी देशों से आती है। ग्लोबल रिसेशन के कारण वो रिक्रूटमेंट नहीं पूरे हुए, उसमें सरकार का क्या रोल है? अरे आप धारा प्रवाह भाषण दे रहे हैं, आप ये बताइए, धारा प्रवाह भाषण दे रहे हैं, आप सवाल के जवाब से क्यों बच रहे हैं? कहने में कर्जा ले लिया है। 2028 तक जो है IMF की रिपोर्ट है, जितनी GDP होगी उतना ही भारत में कर्जा होगा। सोचेगा IIT IIM कहाँ गए? 2.25 लाख स्कूल बंद किए, ये मैंने का रिपोर्ट कर रही है। और रेड रिपोर्ट करे किसानों की आत्महत्या 6 गुनी बढ़ी है, रेड रिपोर्ट कर रही है। और क्या नाम है, कुठारी आयोग कह रहा है 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। 1% से भी खर्चा क्या नाम है शिक्षा पर कम है। हमारे जनता के बीच में चलते हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। वोट बैंक की बात ये बता ही नहीं पाए। वोट बैंक कभी किसी का नहीं होता, यही वो वोट बैंक था जिससे पहले कांग्रेस राज करती थी। पहले मुसलमानों का वोट, दलितों का वोट, पिछड़ों का वोट, इसी वोट पे कांग्रेस ने लंबे समय तक राज करा। और बीजेपी भी 2002 से पहले आप देखना कितने कम उनके पास वोट थे, ये वोट भी किसी के पास था। वोट समय समय पे चेंज होता है। जो उनके हक अधिकार की बात करेगा, जो उनकी लड़ाई लड़ेगा, जो उनके मुद्दे की आवाज उठाएगा, वोट उसके साथ जाएगा। नगीना लोकसभा में बड़ी संख्या में दलित, पिछड़े, आदिवासी और अपर कास्ट के वो लोग जिनका शोषण हो रहा, जिन्हें यहाँ जाति, धर्म, मजहब से अलग रखकर और
आपके आधार पर जिनका शोषण हो रहा वो यहाँ आजाद समाज पार्टी के साथ है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है। आपका अपना दावा है, उनका अपना दावा है। जनता के सवाल है, बीच पर लाइए, इधर कैमरा लाइए, इधर कैमरा लाइए। हाँ बताइए। किसी भी फोन में निकाल कर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पूरे भारत में इधर क्राइम में नंबर 1 है। नहीं है, नहीं पढ़िए ना, पढ़िए ना, एक सेकेंड। आपने गूगल सर्च खोली है, इस पर जूम कर लीजिए। इन्होंने गूगल सर्च खोली है, ये ना तो किसी अखबार का आर्टिकल है, ना ही एनसीआरबी का लिंक है, लेकिन इसमें जो लिखा है मैं फिर भी पढ़ देती हूँ, यहाँ पर लिखा है पर कैपिटा क्राइम रेट ऑफ यूपी 7.4, लेकिन ये नहीं लिखा कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है क्राइम में। आप ये फर्जी लिंक से व्हाट्सएप ज्ञान फैलाना बंद करिए। आप एनसीआरबी की साइट खोलिए, आप एनसीआरबी की साइट खोलिए, एनसीआरबी। कोई कुछ बोलना चाहते हैं वहां पे? आगे आइए, आगे आइए, एनसीआरबी की साइट खोलिए, आइए। यही गूगल मैप आपको तालाब के आगे ले जाके रास्ता खत्म कर देता है। आप एनसीआरबी की साइट खोलिए, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं बीजेपी के ये पूछना चाहता हूँ, जो 15 लाख बोला था इन्होंने, क्या 15 लाख जनता के अकाउंट में आए? दूसरा, 2 करोड़ नौकरी 1 साल में देने का वादा किया था ना, क्या 2 करोड़ नौकरी मिला? इन्होंने तो नौकरी खो ली है। एक फौजी बनता था, मैं भी फौजी हूँ, वाटूर को अग्निवीर में शामिल कर दिया इन्होंने। अग्निवीर पूरा देश को इन्होंने गुलाम बना दिया, देश में बिल्कुल इनको खोखला कर दिया नीचे से। आज जो पिछली बार इन्होंने 42 सैनिक फौजी मारे थे, लेकिन आज हम वही वेट कर रहे हैं, कोई ऐसा हादसा तो नहीं करेंगे। दूसरा, सेकंड, अभी चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में आया हूं, तो एक हफ्ता हो गया, इतना सैलाब है हमारे को डरा ईवीएम का। इनके पास ईवीएम है सबसे बड़ा हथियार। अगर वो ईवीएम लेकर आएंगे, लेकिन हमारे को फिर भी डर रहेगा। लेकिन जो ईवीएम खत्म करेंगे, ये पूरा देश में बदलाव आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा हथियार इनके पास ईवीएम। आप बोल चुके हैं, इधर आइए। आप कुछ कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं ईवीएम की गड़बड़ी का आरोप, जिस तरह हमने चुनाव में सुना है। ये जब भी हारते हैं, इन्हें हार का डर होता है, ईवीएम को ब्लेम देते हैं। शुरू से इनका काम ये है, और ये कह रहे जन सलाब है। जन सलाब कहीं नहीं है, यहाँ केवल मोदी योगी जी की योजनाएं चल रही हैं, सब लोग वो खुश है, उनका काम चल रहा है। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। और ये फौजी है, केंद्र सरकार ने फौजियों के लिए बहुत ज्यादा कुछ करा है। 2004 और 2009 में ईवीएम से ही वोट पड़े थे, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। अच्छा, उसके बाद हुआ कब लाया कौन था देश के अंदर? लाया कौन था? सबसे पहले केरल के अंदर चुनाव हुए ईवीएम से। पंजाब जानकारी करके आओ। पंजाब में भी शांत बैठिए, आप लोग शांत बैठिए। कोई और? आप आइए सर, आइए कैमरे के सामने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार कैमरे के सामने। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? किससे सवाल है आपका? अभी क्राइम की बात हो रही है, शायद ये 95 का जो गेस्ट हाउस कांड था, उसको ये भूल गए, क्योंकि अपराधी और माफियाओं में डर है। पहली बार ऐसा लगा है कि हाँ, शांति से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अनेक विकास की योजनाएं चल रही हैं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है। पहली बार भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। आज पूरे विश्व में अगर भारत का नाम लिया जाता है, तो पूरे सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाला सैनी है। कैमरे की तरफ देखकर बोलिए। मेरा नाम बाला सैनी है। मैं वो सैनी हूँ जो पलके में एक भी घास का तिनका नहीं छोड़ती है मेरा समाज। और मैं चेहरे की बात बताती हूँ कि केशव देव प्रसाद मौर्य की बलात्कार दी और दुल्हन दे दी योगी जी को, ये झूठे हैं। खाली हमें एक वो दिखा लेते हैं एडवर्टाइज, और पिक्चर का इनका पता नहीं होता, पिक्चर सारी खत्म होती है। और एक बात बताऊं, इनकी झूठ की बात बताना चाहती हूँ मैं। जब राम राज में राम की बात करते हैं, जब राम करा था तो उन्होंने उनकी प्रतिमा बना के सीता जी की जब यह करा था, और अब तो मोदी ने अकेले ही कर लिया। ये कौन सा राम राज है? रामराज पर सवाल पूछा गया है, आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? आइए आप इधर। राम मंदिर 2024 में मुद्दा है। विपक्ष बार बार राम मंदिर का जिक्र करता है, किसी न किसी बहाने से निशाने पर लिया जाता है नेता। 24 का मुद्दा है विकास और सिर्फ विकास और सुरक्षा। 70 सालों में आज तक किसी सरकार ने वो नहीं दिया। महिला को जो सम्मान मोदी और योगी सरकार ने दिया, और इसी पे वोट है। और एक तरफ ही ढूंढे हाथ नहीं आने का, आप चिंता ना करें, ढूंढे हाथ नहीं आएंगे ये। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। इधर कैमरे की तरफ। आज पूरा देश देख रहा है, बीजेपी आतंक की राजनीति कर रही है। वो देख रहे हैं, इस बात के लिए दहशत की राजनीति पैदा कर रही है।
कैसे पूरा देश का हाल देख लीजिए आप। क्या अब मनीषा कांड देख लीजिएगा आप। जो अभी देश की जो मार्शल कौम है, जाट है, पहलवान बहनों के साथ कितना अन्याय हो देख लीजिए। इससे बड़ा परिणाम देश के लिए क्या होगा। और आजाद समाज पार्टी इसके लिए आ गई। चंद्रशेखर आजाद इस लड़ाई को जो है देश की जो है लड़ाई को लड़ाई है। कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहना चाहता हूँ कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलेगा, चाहे जैसे भी हो, या जहरीला मौसम बदलेगा। और जो बदलते हैं चेहरे रोज नकाबपोशों की तरह, गिरगिट की तरह। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी केतली और समाजवादी जनाजा तुम्हारा इस देश में धूमधाम से निकलेगा, तुम्हारा जनाजा धूमधाम से निकलेगा। ये कहते हैं 400 पार, ये कहते हैं 400 पार, पुलवामा ब्लास्ट में 400 किलो आएंगे, कहाँ से आए इनको पता है? 400 पार जमीन के अंदर, 400 किलोमीटर जमीन के अंदर इनको दफन करने का काम करे ये देश इनको। भारतीय जनता पार्टी को काम करा, उसका जवाब कौन देगा? मंदिर से पुजारी पैदा होते हैं। 2012 में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था, मंदिर से पुजारी और भिखारी पैदा होते हैं। ये इनका स्टेटमेंट वापस दिलवाया जाए, ये बिल्कुल वापस दिलवाया जाए। ये शो पर इस तरह की बातों की कोई जगह नहीं है। इस तरह की ओपिनियन और ऐसी अभद्र टिप्पणी की कोई स्थान नहीं हो सकता। आप लोगों को मत दिया जा रहा है तथ्य के आधार पर रखने का, आप उसको बने रहिए, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां बिल्कुल भी सहन योग्य नहीं है। हम खंडन करते हैं ऐसी टिप्पणियों। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आप बैठिए, मैं चर्चा में जाता हूँ। चर्चा में चलते हैं वापस। 400 पार का नारा आप लोगों ने दिया है इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर इस बेल्ट में जहां हम खड़े हैं, जहां पर दलित वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं। क्या मुद्दे यहाँ पे रहने वाले हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो आपने कहा 405 का नारा, तो मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी और उसका सहयोगी गठबंधन 80 की 80 सीटें जीतेगा। और केवल इसलिए जीतेगा कि हमने 10 वर्ष से लगातार विकास का काम किया है। और मैं जल्दी से मुझे 3-4 काम गिनाइए, क्योंकि ये तो एक बड़ी जेनरिक बात हुई कि विकास किया। काम गिनवाइए। अगर हम आयुष्मान कार्ड की बात करें, जिसमें 5 लाख रुपए का इलाज फ्री है, तो हमने 30 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया है। अगर मैं यूपी के अंदर मकान बनाने की बात करूं, तो हमने 55 लाख लोगों को मकान दिया है। अगर मैं शौचालय की बात करूं, तो 10 करोड़ लोगों को शौचालय दिया है। अगर मैं ये बात करूं आपसे कि उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड कितने हैं, ठीक है, तो 4,83,000 लोगों को हमने आयुष्मान कार्ड दिया है। और मैडम, मैं बताना चाहता हूं कि कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पंच तीर्थ बनाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, किसी दूसरे ने नहीं करा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी से सवाल पूछते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 कह रहे हैं, अब की बार 400 पार। ये सीटें नहीं बता रहे हैं, ये पेट्रोल डीजल के दाम बता रहे हैं कि अब की सरकार आएगी तो पेट्रोल के दाम हम 90 नहीं 400 पार कर देंगे, डीजल के दाम हम 400 पार कर देंगे। आज उत्तर प्रदेश माल तस्करी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, हमने शो किया, लगभग आधा घंटा हो चुका है शो को जाते हुए। एक बार भी 400 पार जैसे शब्द का इस्तेमाल बीजेपी की तरफ से नहीं हुआ। बसपा ने भी कर दिया, कांग्रेस ने भी कर दिया, एसपी ने भी कर दिया। उनसे ज्यादा तो 400 पार आप लोग बोल रहे हैं। डर सता रहा है। अभी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय संविधान बताएंगे। इनके मंत्री कह रहे हैं कि हम संविधान बदलने की बात करते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, मंत्री बदलने की बात करते हैं। ये क्या गैस सिलेंडर 400 से 900 रुपए पहुंच गया। शिक्षा मित्रों का क्या हाल है? किसान आत्महत्या करने को तैयार है कि बॉर्डर पे किसानों ने आत्महत्या कर दी। अभी एक किसान हमें मिले, कृषक समाज से हैं। उन्होंने कहा सबका गन्ने का पेमेंट हो रहा है और जो कुछ एक लोग बच गए हैं उनका भी प्रोसेस में है। ये बहन जी कह रही थी किसान वो भाई साहब अभी भी हमारे बीच में, वो भाई साहब अभी भी हमारे बीच में। बुला दो यहाँ पे उनको। शुगर मिल गया 4थे या 5वें नंबर के किसानों में अभी पेमेंट नहीं हो पा रहा। पेमेंट की लागत देखिए आप, एमएसपी लागू करने को तैयार नहीं है। आप लागत देखिए, यूरिया क्या हो गया, यूरिया की 5 किलो यूरिया चुरा लिया इन्होंने। 50 किलो का कट्टा आता था, अब 45 किलो का कट्टा कर दिया। डीएपी में वजन कम करने का काम कर रहे हैं, ये खाद कम कर रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं लगातार, दवाइयों कीटनाशक रेट लगातार बढ़ रहे हैं। ये सारे मुद्दे आप लोग उठाएंगे। अब मुझे बताइए, 2024 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी कहती है कि आज जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु रोजाना दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो सब उन्हें ही वोट देंगे। राम मंदिर बना, हम राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट के लिए स्वागत करते हैं, मगर उनके बारे में सोचिए जो जिन्हें बेरोजगारी फैल रही है, युवा आत्महत्या कर रहे हैं, रोजगार के उपलब्ध
पैदा करिए। कहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पे, उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 बाल तस्करी हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप कह रहे हैं क्राइम नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 बाल तस्करी में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए बीजेपी से इस पर जवाब ले लेते हैं। ये बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए और ये भी कहा कि बाल तस्करी हो रही है। उधर देखिए, उधर। हाँ, चलिए बोलिए, आप जवाब दीजिए। कह रहे क्राइम बढ़ रहा है, बाल तस्करी हो रही है और बहुत से मुद्दे उत्तर प्रदेश में, युवा आत्महत्या कर रहा है, रोजगार नहीं है, महंगाई है। किसी भी विपक्षी नेता के पास, किसी भी पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो बेवजह के मुद्दे उठाने के अलावा इनके पास बचा क्या है? जिस नगीना मुद्दे बेवजह के नहीं है, हर पर बात, राय पर बातों आपको जवाब देना है कि आपने किया क्या है। ये मुद्दे बेकार के मुद्दे नहीं है। अगर हम कुछ नहीं करते तो सर्व समाज का बोध भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को नहीं मिलता। हमने काम किया है और उस काम के बदले का प्रतिफल आप नगीना लोकसभा के अंदर देखेंगी कि भारतीय जनता पार्टी विजयश्री प्राप्त करेगी। ठीक है, राम मंदिर की यहाँ पर बात चल रही है, कांग्रेस के पास इस सवाल को लिए चलते हैं। आप बताइए, 2024 में राम मंदिर को लेकर के बीजेपी, उसके सहयोगी दल और यहाँ तक कि जो उसके विंग्स हैं बहुत सारे, वो जनता के बीच में जा रहे हैं कि भाई मंदिर बनकर के तैयार है, श्री राम का नाम लिया जा रहा है। तो अब इसका क्या जवाब आप लोगों के पास है? देखिए, मेरी बात सुनिए। राम मंदिर एक आस्था का केंद्र है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बना, हम उसका हम स्वागत करते हैं। राम मंदिर रोजगार नहीं दे सकता है, ना मस्जिद दे रोजगार, ना मदरसा दे रोजगार, ना दे मंदिर रोजगार देता है सरकार, नौकरियां दे, व्यापार का व्यापारी ठीक। और मुझे तो यही नहीं पता चल रहा, आप भाजपा की प्रवक्ता है या एंकर हैं? भाई साहब, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब दे दीजिए। मेरी बात, आपको कोई सवाल पसंद नहीं आ रहा, आपको मैंने राम मंदिर की बात की, आपको वो पसंद नहीं आ रहा, आप जवाब दे दीजिए। मैं जवाब दूंगा। आपने किसान की बात रखी, मैं उस किसान से पूछना चाहूंगा, बताएगा 1 बीघे में कितने विषय होते हैं, 1 बीघे में कितना गन्ना पड़ता है? सेटिंग करके वो बैठा हुआ, बुला उसको, मैं बहस करूंगा उसके साथ। वो बहन कह रही गन्ने का पेमेंट मिला, उठाइए उसको, गन्ने का पेमेंट मिला, बराबर में किसान खड़ा है। मतलब आप एक आम आदमी को चैलेंज कर रहे हैं, जो किसान है, आप कह रहे हैं मैं ये प्रूव करूंगा कि वो किसान नहीं है। चोरी की बात कीजिए, गाँव के नाम से। आप कहना क्या चाहते हैं? आप आम पब्लिक की बात को खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं आप उसको झूठा साबित करना चाहते हैं। अरे राम मंदिर की बात को खारिज लोकतंत्र है या वोटों से फैसला होता है? रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बना, हम उसका स्वागत करते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर की अगर आप बात कर रही है, चंदा चोरी की बात क्यों नहीं करती है? आप करिए ना, आप उठाइए, माइक आपके सामने है। ये गाय थोड़ी ना पार्लियामेंट में हूँ। ये गाय के नाम पर है, इन्होंने गौ माता की ऐसी बुरी हालत कर दी है। 33 रुपए में बकरी छकती, ये 33 रुपए गाय माता के नाम के लिए देते हैं। बिजनौर में 108 गौशाला है, गौशाला में गाय माता भूखी मर रही है, प्यासी मर रही है, अधिकारियों के ऊपर डंडा गरम है, वो अपनी तनख्वाह में से देते। सुनिए, अभी गंगा के नाम पर सुनिए, गंगा के नाम पर यह है, गंगा इतनी खराब है, हमारी माँ को इन्होंने गंगा को खराब कर रखा है। इन्होंने गाय को नहीं बख्शा, गंगा को नहीं बख्शा, राम मंदिर को नहीं बख्शा। ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं जिन पर जावेद अख्तर साहब अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि गौशालाओं का बुरा हाल है, गंगा साफ नहीं हुई, आपने कोई वादा पूरा नहीं किया। 50 रुपया प्रति एक गाय के लिए हर गौशाला के अंदर आता है, जिसके द्वारा उसको चारा, वो कह रहे हैं 33 रुपए आता है। उनके कहने का जवाब मेरे पास नहीं है। मेरे पास ये जवाब है कि 50 रुपए प्रति गाय दिया जा रहा है। अगर गंगा माँ की बात कर रहे हैं तो जितनी गंगा निर्मल, स्वच्छ और अविरल अब हुई है, ऐसी गंगा कभी हुई नहीं है। निमामी गंगे के माध्यम से माँ गंगा को स्वच्छ करने का हमने काम किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बसपा का रुख करते हैं। अब चुनाव की बारी है, आप लोगों ने अपने मुद्दे रख दिए, आप लोगों ने अपनी बातें रख दी कि आप किन मुद्दों पर सरकारों को घेरेंगे, जनता को क्या देंगे अगर आपकी सरकार बनती है, तो वो भी आपने रख दिए। लेकिन चुनाव में समीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे हैं, अब बताइए इसका फायदा किसको होगा? असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में है, लोकसभा चुनाव वो भी लड़ रहे हैं, और इस बेल्ट की बात करें तो ये आजाद पार्टी भी यहाँ पर है। तो आप लोग आपस में ही लड़िएगा। जिन समीकरणों की आप बात कर रही हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है। हम करते हैं ईमानदारी पर, प्यार पर, मोहब्बत पर और समानता पर, रोजगार पर, शिक्षा पर। जो भारतीय जनता पार्टी अभी नई सरकार जो बनेगी, उसमें 18 लाख करोड़ रुपए पहले से कर्जा होगा उस सरकार पर। सोचिएगा कितनी बड़ी बात है। और इस सरकार ने इस वक्त जो काम किया पूरे भारत देश के अंदर, वो कहीं न कहीं बढ़ाने का काम किया। इस सरकार ने काम किया। हम कह रहे हैं मंदिर आप ले लो, हमें स्कूल दे दो, हम स्कूल पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे पूरे देश के अंदर स्कूल खोले जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हमारी बहुजन समाज पार्टी जो काम करती है वो भारतीय संविधान काम करती है, वही हमारा मैनिफेस्टो, वही हमारा घोषणा है, जिसमें लिखा हुआ है पहली तरह से वो समानता पर और प्यार और मोहब्बत पर, जहाँ पर सारे फंडामेंटल आर्टिकल दे रखा है, फंडामेंटल ड्यूटी दे रखा है, और सारे क्या नाम जो लोकतंत्र हो, पूरे लोकतंत्र। ठीक है, जनता के बीच में चलते हैं।
पास 4 मिनट का वक्त है, तो जल्दी से आप लोग हाथ उठाइए, कोई कुछ कहना चाहता है। आपके मुद्दे आ जाए, फिर चर्चा में जाएंगे हम लोग। आप बोल चुके हैं सर, जो नहीं बोले, एक सेकंड, जो नहीं बोले आप आगे आइए, आगे आइए, आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? हाँ नमस्कार। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को किसी के खाने पीने के ऊपर बात करनी चाहिए? बेरोजगार भी है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान का पेमेंट नहीं मिल रहा, किसान के साथ महंगाई हो रही है, क्या उस पर बात करनी चाहिए? या हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि किसी के खाने पीने में बात करनी चाहिए कि वो मछली खा रहा है, उसका नेता फलाना है? क्या है देश का प्रधानमंत्री? क्या देश के प्रधानमंत्री को ये गरिमा की किसी की माँ बेटियों को जो न जर्सी गाय कहेगा? हाँ सही बात है। आप इसका जवाब दीजिए। ये गुंडागर्दी की बात करते हैं, शायद ये पार्टी, मैं नहीं बोली, सुनिए आप माइक पर बोलिए, आपकी आवाज जा रही है। रामपुर तिराहा कांड भूल चुके हैं, बहन जी का गेस्ट हाउस कांड भूल चुके हैं। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए आज की तारीख में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ चुका है, सब जगह कामयाबी में विकास का कार्य हो रहा है। और ये लोग अभी जो ये बात कह रहे थे कि मंदिर में पुजारी और भिखारी पैदा होते हैं, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये पार्टी पुरजोर विरोध करते हैं। कौन से मंदिर में पुजारी और भिखारी पैदा हो रहे हैं? बाकी लोगों को जवाब देने दीजिए। कौन से मंदिर में पुजारी और भिखारी पैदा होते हैं, ये बताइए आप मुझे। बैठ जाइए आप लोग, बैठिए बैठिए, पीछे की तरफ चलते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं। ये कह रहे हैं मंदिर में पुजारी और भिखारी पैदा होते हैं, मोदी जी पर पर्सनल आक्षेप कर रहे हैं। और केवल हमारा ही प्रत्याशी ऐसा है जो यहाँ का लाल है, जो यहाँ का लोकल है। और इन सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ, अब हम न करेंगे कोई भूल, अच्छाई जीतेगी, बुराई को लगेगा सूल, और फिर एक बार आएगा प्रचंड कमल का फूल, प्रचंड कमल का फूल। और पीछे चलते हैं, और कोई कुछ कहना चाहता है? कुछ कहना चाहता है? आगे आइए आप, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। आपकी आवाज जा रही है, बोलिए। ये सपा वाले बहुत देर से बयान बदलते नेता है। जिस समय घटनाएं प्रदेश में हो जाती थी, वो ये बात कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती है, इन्हें माफ कर देना चाहिए। तो इन्हें तो किसी प्रकार का अधिकार ही नहीं है सपा वालों को किसी। सबके अपने अपने दावे हैं, शो का समय खत्म हो रहा है, सबके अपने अपने नारे हैं। एक बार फिर से चर्चा में जाते हैं, और हमारे बीच में अलग अलग पार्टियों करने के लिए लोग हैं, और चर्चा में लौटते हैं। और आखिरी कमेंट सबसे हम लेंगे यहाँ पर, आखिरी कमेंट शो खत्म करना है। ये बताइए, आपको जनता वोट क्यों दे? दो बातें। हिंदुस्तान, यूपी नहीं, हिंदुस्तान के अंदर जनता ने मन बना लिया है, इंडिया अलायंस को वोट देने जा रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने डायल 100 देने का काम किया, 1090 देने का काम किया, 108 देने का काम किया, हॉस्पिटल देने का काम किया। अभी धामपुर में हॉस्पिटल बना था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल हो गए, अभी हॉस्पिटल चालू नहीं कर पाई। ठीक है, चलिए बीजेपी महिलाओं को पेंशन, आप 400 पार की बात करते हैं। दो बातें जल्दी से बताइए मुझे, जनता वोट क्यों दे आपके? जनता हमको वोट इसलिए देगी जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अखिलेश यादव तो टोटी चोर हैं। चलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं। बहरहाल आज की बहस में इतना ही।